नमस्कार। आज है 26 अप्रैल रविवार। आज सुबह की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। पालघर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर भारतीय संत समिति ने उद्धव ठाकरे को कड़ी चेतावनी दे डाली है। वहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता के कारण 1000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में एंट्री कर चुकी है, जिसके कारण कांग्रेस में बौखलाहट पैदा हो गई है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और शरद पवार को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के गठबंधन को तोड़ने जा रही है और साथ ही बीजेपी महाराष्ट्र में सेंध लगा करके सरकार बनाने की कवायद शुरू कर चुकी है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इसे की वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से और हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज से। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही भारत की ओर पूरी दुनिया ने निगाहें लगा रखी है। जिस तरह से चीन में एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया गया है विदेशी कंपनियों के द्वारा, दुनिया के कई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर काम कर रही है। ऐसे में चीन की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में इन विदेशी कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अब कोरोना वायरस की महामारी को लेकर के, वैश्विक महामारी को लेकर के दुनिया के सभी देश चीन से काफी खफा हैं। एक तरह से इस कोरोना वायरस को चीन ने जैविक हथियार के रूप में, जो सुपर पावर बनने की चाहत रखने के लिए चीन ने इसे यूज किया। इस कोरोना वायरस को लेकर के ड्रैगन की इस चाल को अब दुनिया समझ चुकी है और ऐसे में अब दुनिया के कई देशों ने चीन में स्थित अपनी कंपनियों को वहां से छोड़कर हिंदुस्तान आने के लिए बोल दिया है, इस तरह का आदेश दे दिया है। और अब बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रही है। 300 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनके साथ भारत सरकार की डील कंप्लीट हो चुकी है। एक तरह से माना जाए तो भारत के साथ उनकी जो बातचीत है वो अंतिम छोर पर चल रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कब लॉकडाउन खत्म हो और कब हम भारत में व्यापार शुरू करें, इस तरह की सोच लिए ये 300 कंपनियां कतार में खड़ी है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा ये विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में व्यापार करना शुरू करेगी और ऐसे में कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान हजारों लाखों बेरोजगार होंगे लोग, क्योंकि बड़ी बड़ी कई कंपनियां, हिंदुस्तानी कंपनियां जैसे उन कर्मचारियों को निकाल भी रही है, किसी का धंधा चौपट हो रहा है। ऐसे में काफी युवा हैं वो बेरोजगार भी होंगे और पहले से ही हिंदुस्तान में बेरोजगारी काफी ज्यादा है। ऐसे में हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद। एक तरह से कहा जाए तो हिंदुस्तान में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की समस्या ये कंपनियां हल करने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेकिंग, मोबाइल मेकिंग, मेडिसिन मेकिंग, इसके अलावा भी कई तरह की बीमा कंपनियां जो इन 300 की लिस्ट में शामिल है वो लॉकडाउन के बाद हिंदुस्तान में अपनी कंपनी को स्थापित करेगी, हिंदुस्तान में व्यापार शुरू करेगी। ऐसे में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ऊपर उठने में काफी मदद मिलेगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है पूरी दुनिया के अंदर और उसके बाद हिंदुस्तान में कोई भी व्यापार करने की जो सरल प्रक्रिया है, जिस तरह से पीएम मोदी ने इसे और आसान बना दिया है, उसको लेकर के विदेशी कंपनियां अब हिंदुस्तान को दूसरा वैकल्पिक देख रही है चीन के मुकाबले। चीन से ये सभी की सभी कंपनियां अपने जो बोरिया बिस्तर शाम करके बांध करके अब हिंदुस्तान में आ रही है और हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मेकिंग का जो सामान है टोटल वो यहाँ पर बनाया जाएगा, मोबाइल्स मेकिंग का सामान यहाँ है और इसके अलावा भी अनेकों तरह की कंपनियां जो हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए कतार में लगी हुई है, लॉकडाउन का इंतजार कर रही है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा 300 से ज्यादा कंपनियां लॉकडाउन के खत्म होने के बाद तुरंत प्रभाव से आ जाएगी व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान में और उसके बाद 700 से ज्यादा कंपनियां अभी जो बातचीत डील है वो हिंदुस्तान सरकार के साथ चल रही है, भारत सरकार के साथ चल रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि चीन को दुनिया के कई देशों ने औंधे मुंह पटका है। सीमा पर जिस तरह से चीन ने जिस कोरोना वायरस के बाद अब सैन्य बल भी बढ़ा दिया है, क्योंकि दुनिया के कई देशों की धमकियां इस तरह से मिल रही है जैसे कि तीसरा जो विश्व युद्ध है वो शुरू होने वाला है, यानी कि अमेरिका ने बड़ी चेतावनी चीन को दे दी है
जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट बोला है कि यदि कोरोना वायरस को चीन ने बनाया है तो भी वो गलती कर चुका है, और यदि कोरोना वायरस जैविक हथियार नहीं है और इस जानकारी को छुपाया है तो भी चीन ने बहुत बड़ी गलती कर ली है। 52,000 से ज्यादा मौतें अमेरिका के अंदर इस कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है, और आगे अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका बन गया है चीन को सबक सिखाना अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि चीन जैसा एक तरह से ड्रैगन बोल सकते हैं कि इस ड्रैगन ने सुपर पावर बनने की चाहत में इस कोरोना वायरस महामारी को वैश्विक महामारी बना दिया, और जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए चीन ने मेडिकल सामान वगैरह, मास्क वगैरह, पीपी किट वगैरह, कोरोना वायरस की टेस्ट किट वगैरह, ये सब रैपिड टेस्ट किट वगैरह, ये सब एक तरह से जो डबल ट्रिपल दामों के अंदर दुनिया के देशों में भेजी, और वो भी डिफेक्टिव। हिंदुस्तान में भी आई हुई रैपिड टेस्ट सारी की सारी है वो बेकार है, यानी कि खराब है। और ऐसे में अब चीन से बदला लेने के लिए दुनिया के सभी देशों ने ठान ली है, कमर कस ली है। अब पूरी दुनिया एक तरफ है और चीन एक साइड है, यानी कि अब हिंदुस्तान को इस लॉकडाउन के बाद बड़ा फायदा होने जा रहा है। 1,000 से ज्यादा कंपनियां हिंदुस्तान में एक तरह से जो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रही है, जिसकी वजह से हजारों लाखों बेरोजगारों को जो रोजगार है वो मिलने जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी की इस लोकप्रियता के कारण जो ये 1,000 से ज्यादा कंपनियां आ रही है, इसकी वजह से कांग्रेस में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि कांग्रेसियों का या फिर बोल सकते हैं कि वामपंथियों का, इस लुटियन गैंग का, इस लेफ्ट लिबरल कबाल की जो सोच है वो मोदी विरोध से शुरू होती है और मोदी विरोध पर खत्म होती है। ऐसे में अब मोदी की लोकप्रियता और ज्यादा हिंदुस्तान में बढ़ रही है। दूसरी तरफ कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर के 130 करोड़ की जनता को एक तरह से पीएम मोदी ने कंट्रोल कर रखा है। कोरोना वायरस की जो बढ़ने की दर है, लोगों में संक्रमित होने की दर है, वो भी दिनों दिन नीचे गिर रही है। ऐसे में पूरी तरह से पीएम मोदी ने लॉकडाउन को लगा करके एक तरह से जो इस कोरोना वायरस महामारी पर, इसके संक्रमण पर पूरा काबू पा लिया है, जिससे विपक्ष है वो बौखलाया हुआ है। फिलहाल एक तरह से माना जाए तो कांग्रेस की लुटिया डूबती जा रही है, दिनों दिन पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से पीएम मोदी का विरोध जो ये विपक्ष वाले कर रहे हैं, अब इन 1,000 कंपनियों पर भी अपनी जबान खोलने के लिए ये वामपंथी तैयार हो रहे होंगे, और आने वाले दिनों के अंदर निश्चित है कि कोई ना कोई ऐसा विरोध वाला बयान इनकी तरफ से जारी कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो चीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के परीक्षण हेतु पाकिस्तान को मोहरा बनाया है। जी हां दोस्तों, जब कोई वैक्सीन बनाई जा रही है दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर इस कोरोना वायरस को लेकर के, तो उसका ट्रायल सर्वप्रथम चूहे, बंदर, इन पर किया जाता है, जानवरों पर किया जाता है। लेकिन चीन ने डायरेक्ट इसका पाकिस्तान के लोगों पर परीक्षण किया है। एक तरह से पाकिस्तान के लोगों को चीन ने चूहे, बंदर समझा है, और इमरान खान ने इसकी परमिशन दी है, यानी इमरान खान ने इन पाकिस्तानियों को चूहा, बंदर समझने, जानवर समझने के लिए अंतिम मोहर लगाई है। इस तरह से अब समझा जा सकता है कि ट्रायल में पाकिस्तान के नागरिकों पर 16 मार्च से ही चीन इस पर परीक्षण है वो कर रहा है, लेकिन इस पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। वैक्सीन का प्रयोग पिछले 16 मार्च से ये चीन इन पाकिस्तानी नागरिकों पर कर रहा है, जिसकी खुलासे के बाद पाकिस्तान में इमरान खान की थू हो रही है। इमरान खान ने जिस तरह से आर्थिक मंदी से पाकिस्तान जूझ रहा है, ऐसे में चीन ही उसका सहारा है। ऐसे इस कारण जो एक तरह से इमरान खान ने अपने जिगरी दोस्त चीन को जो इसकी परमिशन है वो दे दी है, लेकिन इमरान खान को अब पाकिस्तान की आवाम का भी सामना करना पड़ेगा, जो पूरी तरह से इस इमरान खान का और चीन का विरोध कर रही है। इस तरह से चीन का असली चेहरा है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन की मौत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, चीन से लेकर के हांगकांग तक
उंग इस किंग जोंग उन की जो मौत का दावा किया जा रहा है, अमेरिका ने भी इसका दावा किया है कि ये जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है किंग जोंग उन, ये मारा जा चुका है। एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही है लेकिन वो फेक बताई जा रही है, कुछ लोग उसे फेक बता रहे हैं, कुछ उसे सही बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस की डिटेल्स को लेकर चर्चा करेंगे और इसमें 3 मई तक जो लॉकडाउन की अवधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बढ़ाई गई है उस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। इस पर चर्चा की जाएगी कि क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से आज कुछ छूट भी दी गई है। जिस तरह से 20 अप्रैल के बाद जो ग्रीन जोन के अंदर छूट देने की बात हुई थी, जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये आदेश निकाले थे, एडवाइजरी निकाली थी, आज गृह मंत्रालय ने एक नई एडवाइजरी निकालकर आज जिस तरह से 25 अप्रैल से जो कई दुकानों को पंजीकृत जो राज्य सरकार या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सरकारों के अंतर्गत जो पंजीकृत दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति मिल गई है। लेकिन शराब की दुकानें, सैलून वगैरह, जिम वगैरह, ये जो बार वगैरह, ये सब स्पोर्ट्स क्लब वगैरह, ये सब खोलने की अनुमति नहीं मिली है। लेकिन पंजीकृत जरूरी सामान की जो भी दुकानें हैं उन्हें खोलने की अनुमति मिली है ग्रीन जोन के अंदर, और वो भी कई तरह की शर्तों के साथ है। मुंह पर मास्क लगाया होना चाहिए, स्टाफ भी 50% ही होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाना चाहिए। सिर्फ पंजीकृत जो दुकानें हैं उनको कुछ क्षेत्रों के अंदर खोल दिया गया है। बाकी राज्य सरकारें अलग से अपनी खुद की एडवाइजरी भी जारी कर रही है, यानी कि कोरोना के हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों को कोई भी परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन ग्रीन जोन के अंदर काफी हद तक परमिशनें हैं वो मिल रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो पालघर मॉब लिंचिंग मामले पर लुटियन पत्रकारों ने सन्नाटा छाया हुआ है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से पालघर के अंदर 2 साधुओं और एक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग के शिकार हुए थे, उसको लेकर लुटियन गैंग के लोग और वामपंथी जो नेता हैं वो ये लेफ्ट लिबरल कवाल वाले अभी तक किसी तरह का कोई बयान है वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस पालघर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर के भारतीय संत समिति ने 28 अप्रैल को देश भर में बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। जिस तरह से साधु संतों में इस मॉब लिंचिंग मामले को लेकर के काफी रोष व्याप्त है। साधु संतों में अभी पालघर के मॉब लिंचिंग मामले का जो मामला है वो ठंडा भी नहीं हुआ था कि कल रात को फिर पंजाब के होशियारपुर से एक साधु के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। हालांकि इस पर अज्ञात लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिस तरह से उनको पीट कर घायल कर दिया गया, लेकिन कौन थे वो अभी तक इसकी जानकारी है वो नहीं मिली है। लेकिन फिर से कहा जा सकता है कि इस तरह का मामला सामने आने के बाद अब साधु संतों में एक तरह से इस मॉब लिंचिंग के मामले ने, पालघर मॉब लिंचिंग के मामले ने तूल पकड़ लिया है और इस पर बड़ा जो कार्रवाई करने की जो चेतावनी जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार को दी गई है, एनसीपी और सीपीएम के नेताओं के साथ साथ ईसाई मिशनरी के ठेकेदारों पर भी इसके जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसके अलावा कई संतों ने कहा है कि उद्धव सरकार पर उनको भरोसा नहीं है, इसलिए इसकी जांच एनआईए को सौंपी जाए, कुछ सीबीआई को इसकी जांच सौंपने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे सरकार पर कई तरह के सवाल उठे हैं और वहीं महाराष्ट्र की पंगु पुलिस पर जो पहले से कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। खबर ये भी आ रही है कि जो 110 लोग गिरफ्तार किए गए थे उनमें से 70 लोगों की जमानत भी हो चुकी है और जमानत कराने वाले भी काश्तकारी संगठन के लोग हैं। काश्तकारी संगठन ने जमानत ली है उनकी, बताया जा रहा है अभी, हालांकि आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि 70 लोगों के लगभग उनकी जमानत है वो हो चुकी है। एक साधु संत ने एक टीवी पर दिए इंटरव्यू के दौरान, एक बहस के दौरान ये बात कही है। और ये जो काश्तकारी संगठन है ये ईसाई मिशनरी के द्वारा संचालित होने वाला संगठन है। ऐसे में कुल मिलाकर के इसको धर्म रूपांतरण का मामला भी समझा जा रहा है। जिस तरह से ईसाई मिशनरी के लोग वहाँ लोगों को हिंदू के प्रति भड़काते हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के प्रति भड़काते हैं, राम को एक तरह से अन्यायी और रावण को वहाँ पर भगवान मानने की बात ये ईसाई मिशनरी के लोग उन आदिवासी लोगों को कहते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पालघर मामले को लेकर के एनआईए या सीबीआई को जांच सौंपना है वो जरूरी हो गया है और संतों में इसके प्रति काफी रोष भी
व्याप्त है। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे की सरकार का घेराव इन संतों ने करने की चेतावनी पहले से ही दे रखी है। 3 मई के बाद लॉकडाउन जब खुलेगा तो उसके बाद इन संतों ने पहले से ही बोल रखा है कि हजारों लाखों की संख्या में नागा साधु और हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद साधु हैं वो महाराष्ट्र में कूच करेंगे, उद्धव सरकार का घेराव करेंगे। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर कानूनी पेच तो फंसे हुए ही थे, अब कांग्रेस खुद के पेच अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों से जानकारी मिली है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यदि उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता नहीं देते हैं तो उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देकर के दोबारा शपथ ग्रहण करना होगा। और उद्धव ठाकरे के दोबारा शपथ ग्रहण का समय भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ही तय करना है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जब उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे उसके बाद कांग्रेस दोबारा सत्ता में आने के लिए आनाकानी करेगी, कई तरह के नापतोल करेगी, क्योंकि मलाईदार मंत्रालय कांग्रेस को नहीं मिले थे और इस बार शरद पवार और उद्धव ठाकरे की सामने वो निश्चित है मलाईदार जो मंत्रालय लेने की मांग रखेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में भी कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि राहुल गांधी जिस तरह से शिवसेना के साथ सरकार बनाने से नाराज चल रहे हैं और उनकी ताजपोशी भी कांग्रेस को करनी है, यानी कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बनाना है। ऐसे में कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस है वो शिवसेना के साथ जो इस गठबंधन को तोड़ भी सकती है। लेकिन यदि उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता नहीं दी जाती है तो निश्चित है कि बीजेपी को भी एक बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि चुनाव तो आगे कोई हो नहीं रहा है। चुनाव आयोग द्वारा किसी तरह की कोई तारीखें घोषित नहीं की गई है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन भी 3 मई तक है और उसके बाद इसके बढ़ने की आशंका भी ज़्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो मौजूद हैं संक्रमण के। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोई चुनाव नहीं है और उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बीजेपी महाविकास अघाड़ी की सत्ता में सेंध लगाएगी। एनसीपी और शिवसेना में बागी होने वाले विधायकों को अपनी तरफ लेकर के आएगी और ऐसे में एक बार दोबारा बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद और तैयारियां शुरू कर रही है। और कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को गिराने के बाद जो बीजेपी सरकार बना भी सकती है। यानी कि नारायण राणे जो शिवसेना से निकले हुए नेता हैं उन्होंने शिवसेना में बगावत देखी है और कहा है कि एमएनएस और बीजेपी के गठबंधन के साथ कई नेता हैं वो शिवसेना के जा सकते हैं। अजीत पवार के खुद के बदले बदले रुख लग रहे हैं। इसके अलावा भी एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों में आपसी तनातनी काफी ज्यादा देखी गई है। मलाईदार मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर के कई बार कहासुनी इन एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों में हो चुकी है। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना का गठबंधन टूट भी सकता है और यदि ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे 6 महीने पहले जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में दोबारा आकर के खड़े हो जाएंगे। फिर दोबारा उनको एनसीपी कांग्रेस को मनाना पड़ेगा और उनके सामने झुकना पड़ेगा। ऐसे में 9 मंत्रालय शिवसेना के पास मौजूद हैं। फिलहाल क्या पता इस बार कुछ भी हाथ ना लगे शिवसेना के सिर्फ सीएम गद्दी को छोड़ करके। ऐसे में कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी की सत्ता में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मलाईदार मंत्रालयों के लेकर के कांग्रेस में बगावत देखी गई है। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।